इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कल और आज इस ऐवान में जो बहस चल रही है, पहली दफा आम लोगों की जज्बात की तर्जुमानी हो रही है। जनाब स्पीकर, 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब को जो हुआ इस मुल्क में पार्लियामेंट के साथ, वो नाकाबिले बर्दाश्त भी है, वो जमहूरियत पे शब खून की मानंद है। एक अजीब ड्रामा 9 और 10 की रात को इस मुल्क में रचाया गया। पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs मौजूद थे। इजलास खत्म हुआ, बाहर पुलिस खड़ी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को गिरफ्तार करने आई हुई थी। हमने जिंदगी में, आप सब इस जमहूरियत को अगर आप स्टडी करें तो इस जमहूरियत में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इलेक्टेबल जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, उनको गिरफ्तार करने के लिए बाहर पुलिस और एजेंसियों के लोग मौजूद थे। जब आप ये सारा ड्रामा वहां हो रहा था, उसी टाइम दूसरी साइड पे इस मुल्क का फॉर्म 47 पे आया वजीर आजम अपने इशाइये में मसरूफ था और अपने लिए 2/3 अक्सरियत की बात कर रहा था। और उसी टाइम बाहर पार्लियामेंट पे और इस मुल्क की जमहूरियत पर शब खून मारा जा रहा था। जब तहरीक इंसाफ के MNAs अंदर महसूर हुए तो इन्होंने लाइट बंद करके अंधेरे में उनको पकड़ के अपनी गाड़ियों में बैठा के पुलिस स्टेशन ले गए। कौन सी जमहूरियत में ऐसा होता है? कौन से मुल्क में जमहूरियत में कभी ऐसा हुआ है? क्या हमारी 77 साल की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि एक पार्लियामेंट के मेंबर को इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है कि उसने कल एक कामयाब जलसा किया था? और मुझे तो उस दिन पता लगा कि यह हुकूमत एक जलसे की मार है। अगर आप जलसे की बैकग्राउंड देखें, हमें 6 जुलाई को एक NOC मिलती है, पूरी पार्टी उस जलसे की तैयारी करती है, पूरी पार्टी पूरा वर्कर चार्ज है, क्योंकि हुक्म जो है वो मेरे लीडर इमरान खान का था। उसको NOC कैंसिल कर दी जाती है, हमारी लीडरशिप जलसे को कैंसिल करती है। हमारे वर्कर में गम और गुस्सा भी होता है, लेकिन हम अपने लीडर के हुक्म के ताबे हैं। उनका हुक्म आया कि जी NOC नहीं मिल रही तो आप जलसा मुहर्रम के बाद करें। हम लब्बैक कहते हैं उस पे। इसके बावजूद कि हमारा वर्कर गुस्से में भी है, गम में भी है, बातें भी कर रहे हैं, हम दोबारा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें फिर एक NOC जारी होती है 8 अगस्त की कि जी आप 8 को जलसा कर लें, सॉरी 22 अगस्त को। 22 अगस्त को एक बार फिर हम तैयारी करते हैं, पूरी पार्टी हमारी चार्ज होती है, हर MPA हर MNA अपने वर्कर के साथ इन कांटेक्ट होता है, लाखों लोग तैयार होते हैं, क्योंकि पहली दफा इस्लामाबाद में 2 साल बाद जलसा होने जा रहा था। रात को इन लोगों की कांपे जो टांगे थी वो कांपने लगी। CM साहब को कॉल करते हैं, 7 बजे दरवाजा खुलता है जेल में और इमरान खान के घुटनों में बैठ जाते हैं और माफी मांगते हैं और जलसा कैंसिल करने की बात करते हैं। मेरे लीडर का ज़र्फ देखें, 1 साल से जेल में है, 1 साल से अंदर है, कोई उस पे मुकदमा नहीं है, गैर कानूनी तौर पे वो अंदर है। वो इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए एक दफा फिर जलसा मंसूख कर देता है और 8 सितंबर की तारीख हमें दी जाती है। 8 सितंबर में हमें जो जगह मिलती है, हम एक दफा फिर 8 सितंबर की तैयारी में होते हैं। जो ग्राउंड हमें दिया जाता है, जलसे से चंद घंटे पहले हमें वो जगह चेंज कर दी जाती है और संजानी के मकाम पे एक ऐसी जगह दी जाती है, ऐसा वो रोड है जहां पे 2 गाड़ियों का गुजरना मुश्किल है। ऐसा ग्राउंड हमें दिया जाता है जहां पे वो लेवल ही नहीं है। हम 3 दिन मुसलसल काम करते हैं, ग्राउंड को लेवल करते हैं। हम 8 सितंबर को जलसे की तरफ चल पड़ते हैं। इसके बावजूद रास्ते सारे बंद, इस्लामाबाद पूरा बंद,
पिंडी पूरा बंद, पंजाब पूरा बंद, सिर्फ केपीके यहां से चल पड़ता है अली अमीन गंडापुर की सरबराही में, और वो लाखों का मजमा होता है। 2 बजे जलसा शुरू होता है और हमें कहा जाता है कि आपने 7 बजे जलसा खत्म करना है। इनकी बाप की हुकूमत है, इनकी बाप का ये मुल्क है कि ये हमें बताएंगे कि आपने 2 बजे शुरू होना है और 4 बजे खत्म होना है। हम जलसा शुरू करते हैं, लाखों लोग होते हैं, लाखों लोगों की वजह से जलसे की टाइम बढ़ा दिया जाता है। सीएम साहब शाम के बाद पहुंचता है, लाखों का मजमा होता है और सीएम साहब उससे क्राउड से खिताब करते हैं, और वो जो कहते हैं वो पूरे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की वर्कर्स की, उस वोटर की जो आज इस असेंबली में हमारे 93 जो सीट्स है उसकी तर्जुमानी करता है, वो अपनी दिल की बात करता है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। तो सीएम साहब जो हैं वो इस्लामाबाद एक मीटिंग के लिए चलते हैं। रात को हमारे एमएनएस को उठाया जाता है। अजीब एक ड्रामा रचाया जा रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क में यह पैगाम दिया जा रहा है कि ताकतवर सिर्फ वही लोग हैं, और हमारा यह कहना है कि ताकतवर सिर्फ इमरान खान और उसका वोटर और यह अवाम है। अब बात बड़ी सादा और वाज़ेह है कि नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। यह मशहूर कौल है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का। हमें उस नहज तक ना लाए जहां हम आपके गिरबान पकड़ें। हमने 6 महीने सब्र किया। 8 फरवरी को जो रिजल्ट्स आए इस मुल्क में वो रेफरेंडम था इनके खिलाफ। 1 मार्च से ये हुकूमत शुरू होती है और 6 महीने ये हुकूमत चलती है। और आफरीन हो इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव सरदार अली अमीन खान गंडापुर पर कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बावजूद, सारी ताकत उसके साथ होने के बावजूद वो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करता, बल्कि वो अपने पहले खिताब में कहता है और फतेह मक्का के मॉडल को पेश करता है कि जी हम सबको माफ करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने अपनी इस्लाह करनी है। शर्त यह है कि आपने अपना इदारा ठीक करना है। शर्त यह है कि आइंदा ये चीजें किसी के साथ ना हो। हमने 6 महीने इंतजार किया। हम ये इंतजार करते रहे कि ये इदारा, रियासती इदारा अपनी इस्लाह करेगा, रियासती इदारा अपनी पोजीशन पे बैठ के, अपने बड़ों के साथ बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी पे बात करेगा, लेकिन वो तो उल्टी गंगा बहने लगी। हमारा ज़र्फ ये था कि हम इस्लाह करना चाह रहे हैं और हमारे ज़र्फ को आप कमजोरी समझ बैठे हैं। कभी आप हमारे किसी एक बंदे को उठाते हैं, कभी दूसरे बंदे को, कभी जलसे की इजाजत हमें नहीं देते। पूरे इस्लामाबाद में हर बंदा आ सकता है, हर जुमात जलसा कर सकती है। जुमात इस्लाम में आती है, बस 10 दिन 15 दिन वो बैठी रहती है मरी रोड पे, कुछ नहीं होता, लेकिन तहरीक इंसाफ अपना जलसा नहीं कर सकती। हम ये मैसेज बड़ा वाज़ेह और क्लियर दे रहे हैं कि 8 सितंबर को आपने ट्रेलर देखा है, 22 सितंबर को हम लाहौर आ रहे हैं। किसी के बाप में जुर्रत हो तो हमें रोक के दिखाए फिर। और मैं ये भी कह रहा हूं उन मुसाहिबा को कि हम अपने बैंड बाजा बारात के साथ आएंगे। हमारी ये जो बाराती हैं, जिसको गिरफ्तार करना है कर लें। हमारा दुल्हा बिल्कुल महफूज है, आप बस लड़की तैयार रखें इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, कल मैं सेनेट का एक इजलास देख रहा था और इसमें एक साहब उठते हैं जिसको मैं पाकिस्तान सियासत की नाजायज औलाद कहता हूं। उसका आता पता ही नहीं है कि वो किसके वोट से इलेक्ट होकर सेनेटर बना है। कोई पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। उसके मुंह को आप देखें और जीटी रोड की खड्डों को देख लें, एक ही जैसे हैं। और वो बंदा सेनेट में खड़े होके इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ बकवास करता है। और उसकी हैसियत क्या है कि वो पहले इमरान खान के पीछे फिरता था, अब वो इदारों का माउथ पीस और टाउट बना हुआ है। अब वो बंदा जिसको खुद नहीं पता कि मुझे वोट किसने दिया है, जिसको कोई पार्टी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो खड़ा होकर तहरीक इंसाफ, इमरान खान और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बात करता है। अगर आप इतने नर है,
आप इतने पॉपुलर है, आए इलेक्शन में मुकाबला करते हैं, तहरीक इंसाफ का अदना वर्कर आपका मुकाबला करेगा। जनाब स्पीकर, भुट्टो साहब जब जेल में थे तो उन्होंने 2 किताबें लिखी। पहली किताब इफ आई एम असैसिनेटेड, जो हम सबको पता है, मेरे पीपल्स पार्टी के हम भाई बैठे होंगे। उसने एक और किताब भी लिखी है जिसको बहुत कम लोगों का उसको पता है, और उस किताब का नाम था र्यूमर एंड रियलिटी, अफवाह और हकीकत। और वो किताब बहुत कम शाया हुई। पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आई, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उस किताब को शाया किया। जब उसका एक वॉल्यूम शाया हुआ तो उनको पैगाम भिजवाया गया कि अगर आपने दोबारा इसको शाया किया तो आप ऐवान में इक्तदार में नहीं रहेंगे। तो पीपल्स पार्टी ने, जब भुट्टो साहिब के बहुत सारी बातें हमारे सामने लोग रखते हैं, कम से कम इतनी हिम्मत पैदा करें कि इस किताब पे भी वो बात करें। र्यूमर और रियलिटी का सिर्फ एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा इस ऐवान को, उसमें बहुत सारे किस्से हैं। भुट्टो साहब लिखते हैं कि जी जब मेरी गवर्नमेंट थी तो बलूचिस्तान के सीएम अताउल्लाह मैंगल के साहबजादे असदुल्लाह मैंगल को अगवा किया गया। जब उनको अगवा किया गया तो शाम को जो अखबार आता है उसमें ये हेडिंग होती है कि जी सीएम बलूचिस्तान अताउल्लाह मैंगल साहब के साहबजादे असदुल्लाह मैंगल को अगवा किया गया। मुल्क में एक कोहराम मच जाता है। भुट्टो साहब के पास लोग आते हैं। भुट्टो साहब जो हैं वो उस टाइम मुस्तफा जतोई सीएम होते हैं, उनको कॉल करते हैं। जतोई साहब कहते हैं कि जी ये मैंने नहीं किया, ये टिक्का खान ने किया। टिक्का खान उस टाइम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और ज़ियाउल हक नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अनाउंस हो चुके थे। तो टिक्का खान उनको कहते हैं कि जी मुझे तो नहीं पता, अलबत्ता मैं जनरल रहीमुद्दीन से आपकी मैं बात करता हूं और आपको वो बताएंगे। अगले दिन 3 जनरल भुट्टो साहब के साथ मिलते हैं। भुट्टो साहब को कहते हैं कि जी आप ये स्टेटमेंट दें कि जो अगवा हुए हैं असदुल्लाह मैंगल साहब वो अफगानिस्तान चले गए हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे, तो लिहाजा वो यहां से भाग के अफगानिस्तान चले गए हैं। तो भुट्टो साहब ने कहा कि जी मैं ये बात नहीं कर सकता। कैसे मैं कहूं जब मुझे एक बंदे की मालूमात ही नहीं है। मुझे ये बताया जाए कि जी मैंगल साहब कहां हैं। तो 3 जनरल उनको कहते हैं कि जी वो एसएसजी कमांडो ने जब उनको उठाया तो क्रॉस फायरिंग में वो जाम बहक हो गए। तो भुट्टो साहब कहते हैं जब जाम बहक हो गए तो उनकी लाश कहां है। वो उनको कहते हैं कि जी लाश हमने टट्टा में दफना दिया। अब भुट्टो साहब कहते हैं कि जी मैं जाके क्या स्टेटमेंट दूं। तो भुट्टो साहब कहते हैं कि जी इस वाकया को मैंने रफा दफा किया, और जब भुट्टो साहब फांसी पर चढ़ने लगे थे तो वो ये कह रहे थे कि अगर उस टाइम मैं इन जन्नत के खिलाफ खामोश ना होता तो आज मैं फांसी ना होता। जनाब स्पीकर, 9 तारीख की बड़ी मोहब्बत है हमसे। 9 अप्रैल को हमारी गवर्नमेंट गई, 9 मई को हमारे खिलाफ साजिश हुई, 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब में इस मुल्क के पार्लियामेंट में शब खून मारा गया। जनाब स्पीकर, 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को जो नुकसान मिला उससे हम रिकवर नहीं हुए। पार्टी हमारी तोड़ी गई। लोग हमारे आज भी जेल में हैं, लोग हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में हैं। वीडियो करा के हमारी पार्टी को तोड़ा गया, निशानात छीने गए। जिस हालात में हमने इलेक्शन लड़ा, और यहां पे ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको आईडब्ल्यू की कॉल्स ना आई हो, जिसको आईडब्ल्यू के लोगों ने उठाया ना हो, जिसको आईडब्ल्यू की एजेंसी ने उनके बच्चों को ना उठाया हो, उनके घर वालों को तंग ना किया हो, उनके घर पे छापे ना मारे गए हो, उनके घर की चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल ना किया गया हो। ये सूबा बड़े रिवायात का सूबा था हमारा। हमारे अपने रिवायात थे, पख्तून रिवायात थे। हमारे रिवायात को पामाल किया गया, हमारे रिवायात, हमारी पार्टी तोड़ी गई, हमारी चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, हमारी माओ बहनों की बेइज्जतियां हुई। आईडब्ल्यू क्या बुलाए, मुझे इसकी आज भी समझ नहीं आई। ये किसको रिपोर्ट करते हैं?
अगर ये रिपोर्ट उस रियासती इदारे को करते हैं तो फिर रियासती इदारे को ऑन करना चाहिए इसको। और मैं आपसे भी ये प्ली करता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप IW के मशरान को यहां बुलाएं। वो किसके आंसरेबल हैं? मेरे घर में जब ये लोग आते थे तो एक नौजवान इनके साथ होता था, मुंह पे मास्क पहना होता था, और वो इनको बताता था कि मैं फलाने बेडरूम में घुस जाओ, फलानी गाड़ी उठा लो। जब कुछ नहीं होता था हम मेरी बेडरूम में तोड़ फोड़ करके मेरी गाड़ियां ले जाते थे, मैं तो मौजूद नहीं होता था। 14 अगस्त को मैंने रैली निकाली तहरीक इंसाफ के हक में, मैं उसके बाद रपोश हुआ तो मेरे भाइयों को उठाया जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं था। जब इन्होंने मुझे 13 जून में मुझे उठाया और मुझे बनू जेल लेके गए, और जब रात को इन्होंने मुझे सेल में लेके गए तो मैंने उनसे तब ये सवाल किया कि चलो ठीक है, पुलिस को तो मैं जानता हूं, मैं तो एक एक SHO को जानता हूं, एक एक सिपाही को जानता हूं कोहाट के, लेकिन ये जो एक यंग सा लड़का होता है, कभी इसने मास्क पहना होता है, कभी कोई शेफ वाला बंदा होता है, ये कौन है? तो तब जाके ये कहते हैं कि जी IW का है। तो फिर DGI SPR साहब से भी यह सवाल बनता है कि आप रोज आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी हम सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब आपका लेना देना नहीं है तो आपका IW क्या कर रहा है? जब आपका सियासत से लेना देना नहीं तो क्यों आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे खत्म होती है? आपके आसार पे वो शख्स सवार है, आपको जलील करके वो बाहर आएगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, आखिर में बड़ी सादा सी बात है और बड़ा सादा सा पैगाम है कि पार्लियामेंट इस मुल्क की सुप्रीम इदारा है। पार्लियामेंट, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे सूबाई असम्बली हो, चाहे सेनेट हो, ये सुप्रीम इदारे हैं और ये सुप्रीम इदारों का काम है कि उस मुल्क को आगे लेके जाए। और यहां पे मैं एक और बात मेरे दिमाग में आई, सिर्फ एक बात यहां पे ऐड करूं कि इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था, पिछले दिनों नरेंद्र मोदी साहब ने 63 कंटोनमेंट्स खत्म किए हैं और बदकिस्मती हमारी देखें कि रोज एक नई कंटोनमेंट बनाने की तैयारी हो रही है। दूसरी बात यह कि वो कंटोनमेंट पर मुकद्दस जगह बन जाती है और जहां पे वसाइल ज्यादा है वहां पे कंटोनमेंट मस्ट है। करक में इतने वसाइल है हमारे, गैस के, पेट्रोल के, यूरेनियम के, अब वहां पे जी ये साहिबान कंटोनमेंट बना रहे हैं। और जब आप कंटोनमेंट के अंदर जाए, मैं अपनी कोहाट कैंट की बात करूंगा, हम सब रोज असेंबली आते हैं, इसी रूट से आते हैं। पंजाब का हमारा कोई भाई होगा जो किसी कस्बे से दूर से आया होगा, हमारा भाई है, वो आपसे पूछेगा कि किधर जा रहे हो, किधर आ रहे हो। भाई मेरी आबा अजदाद की मलकियत है, मेरा वतन है, पख्तून वतन है। मेरे वतन में दूर कस्बे से आया हुआ शख्स मुझसे पूछेगा कि कहां आ रहे हो, कहां जा रहे हो। जब मैं आपके कंटोनमेंट्स में बगैर इजाजत अंदर नहीं जा सकता, आप मेरे पार्लियामेंट में बगैर इजाजत अंदर नहीं आएंगे। अब ये लाइन ड्रा हो चुकी है, अब वो लाइन हमने ड्रा कर दी है कि इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी होगी। इस मुल्क में अगर ये चली गया ये मुल्क, तो ये मुल्क मुंतखब लोग जो वोट के जरिए से आते हैं वो लोग चलाएंगे। बंद कमरों के फैसले अब हम नहीं मानेंगे। आप आज हालत देख ले कि लकी मरवत में पुलिस रोड पे बैठी हुई है और वो ये डिमांड कर रही है कि यहां से जो यहां पे ब्रिगेड्स बैठे हैं उनको वापस भेजा जाए। अभी मैं अपने मोबाइल पे देख रहा था कि बजौड़ में ऐलान हो गया। अब ये चीज यहां पे रुकेगी नहीं, तो खुदारा वो बॉर्डर पे जो खड़ा है, जो इस मुल्क की हिफाजत कर रहा है, वो हमारा भाई है। उसकी जितने हमारे फौज के शोहदा हैं वो हमारे शोहदा हैं। और मेरा लीडर इससे एक चीज बढ़ के कहता है कि वो कहता है कि मेरी जान से ज्यादा अजीज इस वतन के लिए फौज है। लेकिन फौज के अंदर चंद मखसूस लोग जो ये समझते हैं कि वो ताकत का महवर है और वो ये कहते हैं कि जो कुछ होगा उनकी मर्जी से होगा। इस मुल्क में अब एक लीडर पैदा हो गया है जिसका नाम इमरान खान है। ये मुल्क उसके विजन के मुताबिक चलेगा, ये मुल्क वही आगे लेके जाएगा। इस मुल्क की तरक्की की चाबी उसी की जेब में है और इस मुल्क की तरक्की और सलामती इमरान खान के साथ लाजिमुल मलजूम है। और जिस दिन इमरान खान अडियाला से बाहर आएगा, वो इस मुल्क में 26 साला जो इनकी बादशाहत है उनके खत्म होने का दिन होगा इंशाअल्लाह। वो दिन सिविल सुप्रीमेसी का दिन होगा,
वो दिन पाकिस्तान की जमहूरियत का पहला दिन होगा। हम 1947 में आजाद हुए हैं, लेकिन हम हकीकी तौर पे आजाद नहीं हुए। जब हम इलेक्शन करने जा रहे थे तो हमारी तरह तरह की मुसीबतें खड़ी हो गई थी। हमारे खिलाफ हमारे लोगों से पार्टी बनाई गई थी, और हमारी बड़ी रिवायात है खैबर पख्तूनख्वा की कि जब मुश्किल आती है किसी पे तो दुश्मन भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कल्चर को तबाह करने के लिए एक लोटो की पार्टी बनाई गई, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रखा गया। और मैं ये कहता हूं कि बदकिस्मती से परवेज खटक साहब इस सूबे के सबसे बड़े लोटे बने। उसके बाद महमूद खान, जिस पर इमरान खान का सबसे बड़ा एहसान था, वो सबसे बड़े लोटे बने। और फिर बदकिस्मती से तीसरा लोटा मेरे कोहाट से था, जियाउल्ला। वो तीसरा लोटा बना जिसने अपनी जमीर भेजा। वो कहते हैं कि जी जब वक्त कयाम आया तो नादान गिर गया सजदे में। इन लोगों ने एक पार्टी बनाई, लोटों को इकट्ठा किया, और इनकी निशानदही पे हमारे लोगों को उठाया जाता था, और ये कहते थे कि जी हम सीएम है, मैं फलाना वजीर हूं। लोगों ने 8 फरवरी को इनके मुंह पे कालक मल दिया, और ये आज दर बदर फिर रहे हैं, और इनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। इंशाअल्लाह आने वाला दौर खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे पाकिस्तान में इमरान खान का है। आने वाला दौर उस मुजाहिद का है जो अडियाला के अंदर है, और ये मुल्क उसकी सुपरविजन में आगे बढ़ेगा। ये मुल्क और ये सूबा उसकी सुपरविजन में आगे बढ़ेगा। और इंशाअल्लाह ये जो दौर है, ये जो दौर से हम गुजर रहे हैं, हम सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे हैं, और इस जंग में इंशाअल्लाह इमरान खान और तहरीक इंसाफ सुरखरू होंगी। बहुत शुक्रिया आपका।